नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया डरावना हॉरर पॉडकास्ट जिसे सुनकर यकीन मानिए आपकी रूह तक सिहर उठेगी। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी है राजेश नाम के एक साधारण से इंसान की। राजेश एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी बहुत सादगी से चलती थी। उसके परिवार में अब सिर्फ वह और उसकी पत्नी पूजा ही बचे थे। राजेश की मां का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। मां की ममता उसे कभी ठीक से नसीब नहीं हुई। उसका पालन पोषण उसके पिता ने ही किया था, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को पाला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल पहले लंबी बीमारी के बाद राजेश के पिता का भी देहांत हो गया। मरने से पहले उन्होंने राजेश की शादी एक अच्छे और संस्कारी परिवार की लड़की पूजा से करवा दी थी। पूजा स्वभाव से बेहद समझदार, शांत और अपने पति की हर बात का ख्याल रखने वाली पत्नी थी। वह हर परिस्थिति में राजेश के साथ खड़ी रहती थी। राजेश के मन में बचपन से ही एक सपना था, एक बड़ा सपना। वह अमीर बनना चाहता था। वह चाहता था कि उसके पास खूब पैसा हो, इज्जत हो और एक बेहतर जिंदगी हो। लेकिन यह सपना अब तक सिर्फ सपना ही बनकर रह गया था। राजेश पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं था। किताबों से उसे कभी खास लगाव नहीं रहा। उसका ज्यादातर समय आवारागर्दी, दोस्तों के साथ घूमने और बेफिक्र जिंदगी जीने में ही निकल जाता था। उसके पिता ने कभी उसे ज्यादा टोका नहीं, शायद इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बेटे को मां की कमी महसूस हो। लेकिन जैसे जैसे राजेश बड़ा होता गया और उसकी आदतें नहीं बदली, उसके पिता की चिंता भी बढ़ती गई। वह अक्सर सोचते, अगर मैं नहीं रहा तो यह लड़का अपनी जिंदगी कैसे संभालेगा। इसी सोच के चलते उन्होंने उसकी शादी करवा दी ताकि जिम्मेदारियों का एहसास उसे खुद हो सके। राजेश के पिता एक सरकारी कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। जब तक वह जीवित रहे, घर का खर्च ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन उनके जाने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। अब घर की सारी जिम्मेदारियां राजेश के कंधों पर आ चुकी थीं। धीरे धीरे उसे भी समझ आने लगा कि अब जिंदगी सिर्फ मस्ती और लापरवाही से नहीं चल सकती। अब कमाना जरूरी हो गया था। राजेश दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। वह सोचता रहता कि ऐसा कौन सा काम करे जिससे घर ठीक से चल सके। कई दिन इसी उधेड़बुन में बीत गए। फिर एक दिन उसके बचपन का दोस्त मोहन उससे मिलने उसके घर आया। मोहन और राजेश की दोस्ती बचपन से थी। दोनों ने साथ खेला था, साथ बड़े हुए थे। राजेश ने मोहन का स्वागत किया और दोनों देर तक पुरानी बातें करते रहे। लेकिन मोहन ने राजेश की आंखों में छिपी बेचैनी साफ देख ली। मोहन ने पूछा, क्या बात है राजेश, आज कुछ परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है? पहले तो राजेश ने बात टालने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। लेकिन जब मोहन ने जोर दिया तो राजेश का सब्र टूट गया। उसने सारी सच्चाई बता दी। पापा के जाने के बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं। कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा, समझ नहीं आता क्या करूं। मोहन ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, चल मेरे साथ शहर, वहां मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, फैक्ट्री में काम मिल जाएगा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। राजेश को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसने पूछा, काम कैसा होगा? मोहन बोला, कोई भी छोटा मोटा काम होगा, लेकिन इतना तो कमा लेंगे कि घर चल सके। राजेश ने जिंदगी में बड़े सपने देखे थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। उसने मन ही मन तय कर लिया कि शुरुआत चाहे जैसी भी हो, करेगा जरूर। उसने मोहन से पूछा, कब निकलना है? मोहन बोला, परसों, तैयार रहना। राजेश ने हामी भर दी। मोहन कुछ देर और बैठा और फिर चला गया। उस रात राजेश की आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह चमक एक नई शुरुआत की थी, या शायद किसी अनजान अंधेरी राह की। 2 दिन बाद वह दिन आ गया जब दोनों को शहर के लिए निकलना था। राजेश पूरी तरह तैयार होकर बैठा था। तभी मोहन आया और बोला, तैयार है ना? देर हो रही है। राजेश बोला, हाँ बस 2 मिनट, अभी आया। वह अपनी पत्नी पूजा के पास गया और बोला, मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना,
मैं कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर पूजा की आंखें भर आईं। राजेश ने उसे गले लगाया, उसे हिम्मत दी और फिर बाहर निकल गया। इसके बाद दोनों शहर की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर राजेश के मन में नए सपने चल रहे थे। वह सोच रहा था कि अब वह मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वह सिर्फ संघर्ष का नहीं बल्कि खौफ और रहस्य का रास्ता भी था। कई घंटे की यात्रा के बाद दोनों इंदौर शहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगे। एक दो दिन काम की तलाश के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। काम मिलते ही राजेश ने राहत की सांस ली। वह रोज मेहनत करता, हर महीने पैसे गांव भेजता और अपनी पत्नी से फोन पर बात करता। 3 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन काम से लौटते वक्त राजेश ने देखा कि सड़क किनारे 2 नशे में धुत आदमी किसी तीसरे व्यक्ति को धमका रहे थे। वह आदमी एक अघोरी साधु जैसा दिख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी धमकियों के बावजूद उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। यह दृश्य देखकर राजेश से रहा नहीं गया। वह उनके पास गया और बोला, यहां से चले जाओ, बाबा को परेशान करना बंद करो। राजेश की मजबूत कद काठी देखकर वे दोनों डर गए और कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही राजेश ने उस अघोरी से कहा, अब आप सुरक्षित हैं बाबा, जहां जाना हो जा सकते हैं। और यहीं से शुरू होने वाली थी राजेश की जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी। आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। राजेश की यह बात सुनते ही वह अघोरी पहले हल्की सी मुस्कान देता है और फिर गहरी आवाज में राजेश से कहता है कि आज तुमने मेरी सहायता की है। तुम बिना मुझे जाने, बिना कुछ पूछे उन लोगों से भिड़ गए जो मुझे तंग कर रहे थे। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी अजनबी के लिए खड़े होते हैं। तुम्हारे इस साहस और निडरता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। अगर भविष्य में कभी भी तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आए और तुम्हें लगे कि रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, नहीं लगे कि रास्ता, तो तुम मुझे जरूर याद करना। यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक श्मशान घाट है, वहीं मेरा ठिकाना है। वहां आ जाना, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। इतना कहकर वह अघोरी धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो जाता है और राजेश भी वहां से वापस अपने कमरे की ओर लौट आता है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहता है। फैक्ट्री, काम, कमरा और रोजमर्रा की वही एक जैसी जिंदगी। लेकिन एक दिन जब राजेश और मोहन काम से लौट रहे होते हैं तो चलते चलते राजेश मोहन से कहता है कि यार मोहन, पिछले 3 महीनों से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मन को कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। जितनी मेहनत हम करते हैं उसके हिसाब से जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है। इस नौकरी से बस किसी तरह घर का खर्च चल सकता है, लेकिन जो सपने हमने देखे थे वो इस रास्ते से कभी पूरे नहीं हो सकते। फिर राजेश गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मोहन, क्या यही जिंदगी है? सुबह काम पर जाना, शाम को थक कर लौटना और फिर अगले दिन वही सिलसिला। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। किस्मत मुझे ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां आगे का रास्ता साफ दिखाई ही नहीं देता। जो सपने मैंने बचपन में देखे थे, इस नौकरी से तो वो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। राजेश की बातें सुनकर मोहन उसे समझाते हुए कहता है कि यार, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इतनी चिंता मत करो, एक न एक दिन हालात बदलते जरूर हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में बड़ा आदमी बनना लिखा होगा तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। बेवजह दिमाग पर बोझ मत डालो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस समय राजेश और मोहन ये बातें कर रहे होते हैं, उसी समय थोड़ी दूरी पर खड़ा वह अघोरी उनकी सारी बातें सुन लेता है। वही अघोरी जिसकी मदद कुछ दिन पहले राजेश ने की थी। अगले दिन राजेश और मोहन को फिर फैक्ट्री जाना होता है, लेकिन इस बार दोनों की शिफ्ट बदल चुकी होती है। मोहन की शिफ्ट सुबह से दोपहर 2 बजे तक की होती है, जबकि राजेश की शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की होती है। सुबह मोहन काम पर निकल जाता है और राजेश कमरे में अकेला रह जाता है। दोपहर होने तक राजेश कमरे में बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहता है कि उसने क्या सपने देखे थे और आज उसे किस तरह की जिंदगी जीनी पड़ रही है। कुछ घंटों बाद वह भी काम के लिए निकलता है और फैक्ट्री पहुंचकर अपने काम में लग जाता है।
रात 10 बजे जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है और वह फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो कुछ ही मिनट बाद उसके पीछे से एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? इस आवाज को सुन कर राजेश चौंक जाता है। वह तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट पीछे की ओर करता है और देखता है कि सामने वही अघोरी खड़ा है। राजेश उसे देखकर कहता है, बाबा आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अघोरी हल्की हंसी के साथ जवाब देता है कि हम अघोरी हैं, हमारे लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता, हम तो बस चलते रहते हैं जहां ऊपर वाला ले जाए। फिर वह राजेश से पूछता है कि बताओ क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। पहले तो राजेश टालने की कोशिश करता है और कहता है कि कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। लेकिन जब अघोरी दोबारा पूछता है तो राजेश मन की बात कह देता है कि बाबा मैंने अपनी जिंदगी के लिए जो सोचा था वो अब पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, लगता है पूरी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी। यह सुनकर अघोरी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूं तो कैसा लगेगा? यह सुनकर राजेश हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि बाबा आप मेरी जिंदगी कैसे बदलेंगे, शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। अघोरी गंभीर स्वर में कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी ख्वाहिश अमीर बनने की है, अब तुमने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी वह ख्वाहिश पूरी करूंगा। राजेश मन ही मन सोचता है कि यह अघोरी खुद कैसे जी रहा है और मुझे अमीर बनाने की बात कर रहा है। उसे यह सब झूठा लगने लगता है। तभी अघोरी उसकी सोच पढ़ते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम पर एहसान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। अब बताओ, मारा कर आजान, मारा करके क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? थोड़ी देर सोचने के बाद राजेश कहता है कि हाँ बाबा, मुझे आप पर भरोसा है। अघोरी कहता है कि कल जब तुम अपनी शिफ्ट खत्म करके लौटोगे तो सीधे मेरे पास आना, फैक्ट्री के पीछे जो श्मशान घाट है वहीं मिलना। डरना मत, जब तुम मुझसे मिलोगे तो यह समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। यह सुनकर राजेश हामी भर देता है और अपने कमरे की ओर लौट जाता है। कमरे में पहुंचकर वह सारी बात मोहन को बताता है। मोहन उसे समझाते हुए कहता है कि भाई मेरी बात मान और इस अघोरी से दूर ही रहे, ऐसे चक्करों में पड़ना ठीक नहीं है। राजेश चुप हो जाता है। रात का खाना खाने के बाद वह बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन पूरी रात उसी अघोरी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वह सोचता है कि क्या सच में वह अघोरी उसे अमीर बना सकता है। बचपन से अमीर बनने का सपना उसके मन में बैठा हुआ था। आखिरकार वह तय करता है कि एक बार जाकर देख लेने में क्या बुराई है। इसी उधेड़बुन में सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। अगले दिन वह रोज की तरह फैक्ट्री जाता है, अपनी शिफ्ट पूरी करता है और लौटते वक्त रास्ते भर यही सोचता रहता है कि उसे अघोरी के पास जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार वह मन बना लेता है। फिर वह मोहन को फोन करके कहता है कि मोहन, आज मैं कमरे पर वापस नहीं आऊंगा, मैं आज फैक्ट्री में मेरे साथ काम करने वाले एक लड़के के घर चला जाऊंगा। राजेश की यह बात सुनकर मोहन को थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करता और बात को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद राजेश सीधे उस रास्ते पर निकल पड़ता है जो उसे अघोरी ने बताया था, यानी श्मशान घाट की ओर। राजेश स्वभाव से काफी निडर इंसान था। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था और न ही उसे अंधेरे या सुनसान जगहों से डर लगता था। यही वजह थी कि इतनी रात को भी वह बिना किसी झिझक के श्मशान घाट की तरफ बढ़ता चला गया। कुछ देर पैदल चलने के बाद वह श्मशान घाट के पास पहुंच जाता है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। थोड़ी दूर देखने पर उसे एक जगह आग जलती हुई दिखाई देती है। राजेश उसी आग की दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां वही अघोरी बैठा हुआ है, आंखें बंद किए हुए किसी गहरे मंत्र का जाप कर रहा है। राजेश अभी यह सब देख ही रहा होता है कि तभी अघोरी अपनी आंखें खोलता है और रब्भारी आवाज में कहता है, आ गए तुम। यह सुनकर राजेश कहता है, हाँ बाबा जी, मैं आ गया। इसके बाद अघोरी उसे अपने सामने बैठने का इशारा करता है और गंभीर स्वर में पूछता है, जो चीज मैं आज तुम्हें देने वाला हूं, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? यह सुनकर राजेश थोड़ा उलझ जाता है और कहता है, बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा,
आप क्या देने वाले हैं और मैं क्या संभाल नहीं पाऊंगा। राजेश की बात सुनकर अघोरी कहता है कि जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह मेरी वर्षों की साधना से प्राप्त की गई एक सिद्धि है। यह कोई साधारण सिद्धि नहीं है। यह ऐसी सिद्धि है जो तुम्हें रातों रात अमीर बना सकती है। अघोरी की यह बात सुनकर राजेश के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वह उत्सुक होकर पूछता है, बाबा जी, यह कौन सी सिद्धि है? तब अघोरी धीरे से कहता है कि यह करण पिशाचिनी की सिद्धि है। यह सिद्धि इतनी शक्तिशाली है कि अगर एक बार तुम्हारे पास आ गई तो तुम इससे जो चाहो करवा सकते हो। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी, तुम्हें अपार धन देगी और तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। यह सुनकर राजेश और ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है, बाबा जी, क्या सच में इस सिद्धि से मैं अमीर बन जाऊंगा? अघोरी बिना हिचक जवाब देता है, हाँ, तुम जरूर अमीर बन जाओगे। यह सुनते ही राजेश कहता है, तो बाबा जी, फिर देर किस बात की, मुझे यह सिद्धि दे दीजिए। इस पर अघोरी उसे रोकते हुए कहता है, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले पूरी बात समझ लो। सिद्धि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इसे निभा पाओगे? राजेश आत्मविश्वास से कहता है कि हाँ बाबा जी, मैं सब संभाल लूंगा। तब अघोरी उसे समझाता है कि जिस कारण पिशाचिनी की मैं बात कर रहा हूं वह जरूर तुम्हें धन देगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। वह तुमसे 3 वचन मांगेगी जो तुम्हें हर हाल में निभाने होंगे। अगर तुमने उन वचन में लेकर जो है जरूर तुम्हें जलाना, जो है जरूर तुम्हें वो ही ससतरना है, 9 में से कोई भी तोड़ा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि वचन टूटने पर वह तुम्हें मार भी सकती है। यह सुनकर राजेश को एक पल के लिए डर जरूर लगता है, लेकिन फिर वह मन ही मन सोचता है कि अमीर बनने के लिए वचन देना कौन सी बड़ी बात है और वह उन्हें क्यों तोड़ेगा। अघोरी फिर उससे कहता है कि जो कुछ भी मैंने बताया है उसे अच्छे से याद रखना, और अब बताओ क्या तुम तैयार हो? राजेश कहता है, हाँ बाबा जी, मैं पूरी तरह तैयार हूं। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस सिद्धि को वह अपनाने जा रहा है वही आगे चलकर उसकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह करने वाली है। इसके बाद अघोरी गहरे मंत्रों का जाप शुरू करता है और कुछ मंत्र राजेश को भी अपने साथ दोहराने के लिए कहता है। काफी देर तक चले इस मंत्र जाप के बाद अघोरी एक कागज पर लिखे कुछ मंत्र राजेश को देता है और कहता है कि इन मंत्रों का तुम्हें रोज तय समय पर जाप करना होगा और इतने दिनों तक करना होगा जैसा मैं बता रहा हूं। फिर अघोरी एक और शर्त रखता है और कहता है कि अब तुम्हें अकेले रहना होगा। यह सुनकर राजेश पूछता है, बाबा, अकेले रहने से आपका क्या मतलब है? तब अघोरी उसे समझाता है कि जो दोस्त तुम्हारे साथ रहता है उससे अलग हो जाओ, क्योंकि करण पिशाचिनी किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करती। अगर तुम किसी के साथ रहे तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अघोरी की बात सुनकर राजेश हामी भर देता है। फिर वह पूछता है, बाबा, जब यह सिद्धि पूरी हो जाएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? अघोरी कहता है कि जब करण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी बाबा, तो तुम्हारे कान के पास एक आवाज आएगी, वह तुमसे फुसफुसाकर बात करेगी और हो सकता है कि वह तुम्हें किसी भी रूप में दिखाई भी देने लगे। यह सब सुनकर राजेश अघोरी को प्रणाम करता है और वहां से लौट जाता है। अगली सुबह वह जल्दी अपने कमरे पर पहुंचता है। उस समय मोहन वही समारकार करता है मौजूद होता है। राजेश को इतनी सुबह देखकर मोहन हैरानी से पूछता है, भाई, इतनी सुबह कहां से आ रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि किसी वर्कर के घर जा रहे हो। राजेश जवाब देता है कि हाँ, गया था। मोहन हैरानी से पूछता है, लेकिन आज पूरा दिन यहीं आराम करूंगा। यह सुनकर मोहन को बात कुछ अजीब लगती है, क्योंकि राजेश ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। थोड़ी देर बाद राजेश अचानक कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मुझे फैक्ट्री के पास एक दूसरा कमरा मिल गया है और अब मैं वहीं रहूंगा। यह सुनकर मोहन घबरा जाता है और कहता है, क्या हो गया भाई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो माफ कर देना। तुम अचानक कमरा क्यों बदल रहे हो? लेकिन राजेश साफ कह देता है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर वह अपना सामान उठाता है और वहां से चला जाता है। तुम अचानक कमरा कह देता है। राजेश के इस तरह चले जाने से मोहन को बहुत बुरा लगता है और वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसका दोस्त अचानक इतना बदल क्यों गया। इसके बाद राजेश नई जगह अकेले रहने लगता है।
और वहीं से फैक्ट्री आता जाता है। हालांकि फैक्ट्री में जब भी मोहन उससे मिलता तो पहले जैसा ही व्यवहार करता, लेकिन जब भी कमरे की बात आती राजेश उसे टाल देता। अकेले रहते रहते राजेश को लगभग 1 महीना हो जाता है, लेकिन उसे अब तक किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। वह मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं वह अघोरी झूठा तो नहीं था, क्योंकि इतनी साधना और मंत्र जाप के बाद भी उसे कर्ण पिशाचिनी का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद वह इस बात को नजरअंदाजा कर देता है। अब एक रात जब राजेश गहरी नींद में था, तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ जैसे उसके बिस्तर पर कोई और भी मौजूद हो। पहले तो उसने इस भावना को नजरअंदाज किया और यह सोचकर करवट बदल ली कि शायद वह सिर्फ थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे दोबारा वही एहसास हुआ। इस बार ऐसा लगा जैसे किसी ने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया हो और धीरे धीरे उस हाथ को उसके पेट की तरफ खिसका दिया गया हो। कुछ सेकंड बाद वही हाथ उसे कसकर पकड़ लेता है। यह महसूस होते ही राजेश घबराकर अपनी आंखें खोलता है और झटके से उठकर पास वाले बिस्तर की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कमरे में सन्नाटा था। उसे लगा कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा होगा, इसलिए वह खुद को समझाकर दोबारा सो जाता है। अगली सुबह राजेश रोज की तरह काम पर निकल जाता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उस दिन वह अपनी फैक्ट्री आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। उसकी शिफ्ट 2 बजे शुरू होती थी, लेकिन वह 1:30 बजे ही वहां पहुंच गया था। फैक्ट्री के सामने एक छोटी सी कैंटीन थी, जहां वह समय बिताने के लिए चला जाता है और सोचता है कि शिफ्ट शुरू होने से पहले चाय पी ली जाए। कैंटीन पहुंचते ही वहां उसे 2 और मजदूर मिल जाते हैं, जिनकी ड्यूटी भी उसी के साथ थी। वे भी उस दिन जल्दी आ गए थे। राजेश उनके साथ बैठ जाता है और चाय मंगवाकर पीने लगता है। तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी उनमें से एक मजदूर कहता है कि इस कैंटीन की चाय उसे बहुत पसंद है और वह जब भी काम पर आता है यहाँ की चाय जरूर पीता है। अब तो उसे इसकी आदत सी हो गई है। उसकी बात सुनकर राजेश अचानक बिना सोचे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें यह चाय नसीब नहीं होगी। यह सुनकर वह मजदूर हैरान होकर पूछता है कि यह कैसी बातें कर रहे हो, क्या मजाक बना रहे हो? तब राजेश गंभीर स्वर में कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा। इतना कहकर वह वहां से उठता है और फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। पीछे बैठे दोनों मजदूर आपस में हंसते हुए कहते हैं कि शायद यह आदमी पागल हो गया है, उलटी सीधी बातें न कर रहा है। फैक्ट्री के अंदर काम करते समय राजेश को अचानक एहसास होता है कि उसने वह बात बिना सोचे समझे क्यों कह दी। उसे याद ही नहीं आता कि उसके मुंह से वह शब्द कैसे निकले। वह सोचने लगता है कि अब वे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर अपने काम में लग जाता है और शिफ्ट खत्म होने के बाद घर लौट आता है। उस रात जब राजेश फिर से सोता है तो उसे पिछले दिन की तरह वही हाथ अपने शरीर पर महसूस होता है और वह एक बार फिर डर जाता है। लेकिन इस बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि कहीं यह सब उस साधना का असर तो नहीं जिसके बारे में उसने सुना था। यह सोचकर वह खुद को शांत करता है और सो जाता है। अगले दिन जब वह फैक्ट्री के पास पहुंचता है तो जो दृश्य वह देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फैक्ट्री के सामने वाली वही कैंटीन रात में आग लगने से पूरी तरह जल चुकी थी। वहां सिर्फ जली हुई लकड़ियां और राख बची थीं। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी कोई कैंटीन थी ही नहीं। यह देखकर राजेश को कल कही गई अपनी बात याद आ जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे अब यकीन होने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है। वही 2 मजदूर उसे देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि कल राजेश ने उनसे साफ कहा था कि आज उन्हें यह कैंटीन दिखाई नहीं देगी। बाद में वे दोनों यह बात पूरी फैक्ट्री में फैला देते हैं कि राजेश ने पहले ही यह सब कह दिया था। काम खत्म करके राजेश घर लौट आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे अहम रात होने वाली है। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटता है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। रात के बीच उसे फिर वही एहसास होता है, लेकिन इस बार जब वह करवट बदलता है तो उसकी आंखें आधी खुल जाती हैं और वह देखता है कि उसके बिस्तर पर कोई मौजूद है।
अचानक वह पूरी तरह जाग जाता है और जो दृश्य उसके सामने होता है उसे देखकर वह कांप उठता है। उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत युवती लेटी हुई थी जो सीधे उसकी ओर देख रही थी, इतनी सुंदर कि राजेश ने अपने जीवन में वैसी कोई लड़की कभी नहीं देखी थी। डरते डरते वह उससे पूछता है कि वह कौन है और उसके कमरे में क्या कर रही है। यह सुनकर वह युवती हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? तुम ही तो मुझे इतने दिनों से बुला रहे थे। अब जब मैं आ गई हूं तो तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। यह सुनते ही राजेश समझ जाता है कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं है। वह मन ही मन सोचता है कि यह जरूर वही कर्ण पिशाचिनी है। डरते हुए वह कहता है कि अब वह जान गया है कि वह कौन है। वह मुस्कुराकर कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से वह सिर्फ उसी की होने वाली है। राजेश उससे पूछता है कि क्या वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। वह जवाब देती है कि हाँ, लेकिन इसके बदले उसे 3 वचन देने होंगे। उसे अघोरी की कही बातें याद आ जाती हैं और वह हामी भर देता है। तब वह चेतावनी देती है कि अगर उसने वचन तोड़े तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अमीर बनने की लालच में राजेश सब मंजूर कर लेता है, यह जाने बिना कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है और आगे उसके जीवन में क्या भयानक होने वाला है। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी कहती है कि उसका पहला वचन यह होगा कि वह उसके अलावा किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं रखेगा। वह रहस्यमयी स्त्री ठंडी आवाज में कहती है कि तुम्हें जो भी शारीरिक संबंध बनाने होंगे वह सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही होंगे। किसी भी दूसरी औरत से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं होगा। आज से तुम केवल मेरे हो। अब बताओ, क्या तुम पहला वचन देने के लिए तैयार हो? उसकी यह बात सुनकर राजेश कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसके मन में अपनी पत्नी पूजा का ख्याल आ जाता है। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में यह डर बैठ जाता है कि अगर उसने मना कर दिया तो यह शक्ति उसे छोड़कर चली जाएगी और फिर वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, अमीर बनने के लिए राजेश किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए वह अपने मन को कठोर करके उस कर्ण पिशाचिनी को पहला वचन दे देता है। पहला वचन मिलते ही वह मुस्कुराती है और उससे दूसरा वचन मांगती है कि आज के बाद तुम अपने घर में किसी भी भगवान की पूजा नहीं करोगे, किसी देवी देवता का नाम तक नहीं लोगे। मुझे इसका वचन दो। बिना ज्यादा सोचे राजेश यह वचन भी दे देता है। इसके बाद वह अपने तीसरे और आखिरी वचन की बात करती है और कहती है कि तुम हमेशा मेरी हर बात मानोगे, चाहे मैं तुम्हारे कान के पीछे कुछ भी कहूं, तुम उसे कभी अनसुना नहीं करोगे और मेरे बारे में किसी को भी कभी कुछ नहीं बताओगे। मुझे इसका वचन दो। राजेश यह तीसरा वचन भी दे देता है। जैसे ही उसे तीनों वचन मिलते हैं, वह बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि आज से मैं पूरी तरह तुम्हारी हुई। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, न मैं तुम्हें छोड़ूंगी और न तुम मुझे छोड़ पाओगे। बस इन तीनों वचनों को हमेशा याद रखना और इन्हें कभी टूटने मत देना। राजेश सिर हिलाकर हामी भर देता है। इसके बाद वह उसके पास आती है, उसे अपने आगोश में लेती है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अगली सुबह राजेश की आंख खुलती है तो वह खुद को बेहद खुश महसूस करता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी अमीर बनने की इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है। वह उससे कहता है कि अब वह एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता और उसे तुरंत अमीर बना दिया जाए। यह सुनकर वह कहती है कि तुम रोज की तरह काम पर जाओ। यह बात राजेश को थोड़ी अजीब लगती है और वह कहता है कि अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे काम पर जाने की क्या जरूरत है। वह जवाब देती है कि आज तुम काम पर जरूर जाओ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि आज से तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। उसकी बात मानकर राजेश फैक्ट्री की ओर निकल जाता है। जैसे ही वह फैक्ट्री पहुंचता है, वह देखता है कि वहां मौजूद सभी वर्कर उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि कैंटीन वाली घटना की बात अब पूरी फैक्ट्री में फैल चुकी थी। उन 2 मजदूरों ने सबको बता दिया था कि राजेश ने पहले ही कैंटीन के तबाह होने की बात कह दी थी। राजेश इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद फैक्ट्री का मालिक वहां आता है और राजेश को अपने पास बुलाता है। मालिक उससे पूछता है कि उसे कैसे पता था कि कैंटीन बर्बाद होने वाली है। इस पर राजेश कहता है कि उसे बस एक अजीब सा एहसास हुआ था और वही सच हो गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मालिक को यह जवाब पसंद नहीं आता
और वह शक के लहजे में कहता है कि कहीं इस हादसे में तुम्हारा हाथ तो नहीं। यह सुनते ही राजेश को गुस्सा आ जाता है और वह जवाब देता है कि आप मुझ पर ऐसा झूठा आरोप कैसे लगा सकते हैं। तभी उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजती है और उसी के असर में आकर राजेश गुस्से में मालिक से कह देता है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अभी अपने घर जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में आपके बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसकी जान खतरे में है। यह सुनकर मालिक आग बबूला हो जाता है और राजेश को फैक्ट्री से धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है, यह कहते हुए कि यह आदमी पागल हो गया है। बेइज्जती से निकाले जाने पर राजेश का मन टूट जाता है और वह गुस्से में अपने कमरे पर लौट आता है। उसकी हालत देखकर वह शक्ति उससे पूछती है कि वह इतना परेशान क्यों है। राजेश गुस्से में कहता है कि तुमने ही और सांसी जूत करने काले कर रहे हैं। मेरे कान में यह सब कहा और मैंने वही बोला, फिर भी उस मालिक ने मुझे बेइज्जत कर दिया। वह शांत स्वर में कहती है कि चिंता मत करो, मैंने जो भी कराया है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। थोड़ी देर में वही मालिक तुम्हारे कदमों में होगा। यह सुनकर राजेश को यकीन नहीं होता। कुछ ही समय बीतता है कि उसके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने वही फैक्ट्री का मालिक खड़ा होता है। राजेश मालिक दरवाजे गुस्से में पूछता है कि अब यहाँ क्यों आए हो। तभी मालिक फूट फूट कर रोते हुए उसके पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। कहता है कि उसके बेटे का भयानक एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और अब वही उसकी आखिरी उम्मीद है। यह सुनकर राजेश अंदर से हिल जाता है, क्योंकि जिस आदमी ने उसे बेइज्जत किया था वही अब अपने बेटे के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। तभी उसके कानों में फिर से फुसफुसाहट होती है और उसी के कहने पर राजेश मालिक से कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही मालिक को उम्मीद बंध जाती है और वह कहता है कि अगर उसका बेटा बच गया तो वह राजेश की पूरी जिंदगी बदल देगा। मालिक के जाने के बाद राजेश उस रहस्यमयी शक्ति की तरफ देखता है और उसके मन में पहली बार हल्का सा डर पैदा होता है कि वह किस रास्ते पर चल पड़ा है। यह सब देखकर राजेश धीरे से कहता है कि वह उसकी ताकत को मान चुका है और अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया है कि वह सच में बहुत शक्तिशाली है। उसकी बात सुनकर कर्ण पिशाचिनी हल्की हंसी के साथ जवाब देती है कि अभी तो उसने उसकी शक्ति का छोटा सा हिस्सा ही देखा है, आगे आगे वह उसके लिए और भी बहुत कुछ करेगी। 1-2 दिन यूं ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राजेश के दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसके सामने फिर वही फैक्ट्री का मालिक खड़ा दिखाई देता है। इस बार मालिक अंदर आते ही राजेश को गले लगा लेता है और भावुक होकर कहता है कि वह उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उसकी कही बात सच साबित हुई और उसका बेटा पूरी तरह बच गया। यह सुनकर राजेश शांत स्वर में कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फैक्ट्री का मालिक उसे एक भारी सा बैग थमा देता है जो पैसों से भरा होता है। जब राजेश उस बैग को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतना ही नहीं, मालिक अपने इकलौते बेटे की जान बचने की खुशी में राजेश को एक शानदार और बड़ा घर भी गिफ्ट कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि क्या फैक्ट्री के मालिक ने उस कर्ण पिशाचिनी को नहीं देखा, लेकिन सच यह था कि राजेश के अलावा न तो कोई उसे देख सकता था और न ही उसकी आवाज सुन सकता था। इतने सारे पैसे देखकर राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह पैसों के नशे में डूबने लगता है। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं रह जाती। वह अपना पुराना कमरा छोड़कर उस आलीशान घर में रहने लगता है जो उसे तोहफे में मिला था। जब लोगों को यह पता चलता है कि फैक्ट्री के मालिक के बेटे की जान राजेश की वजह से बची है और यह भी खबर फैल जाती है कि वह भविष्य की बातें बता सकता है, तो दूर दूर से लोग उसके पास आने लगते हैं। राजेश लोगों का भविष्य बताने लगता है और जो भी वह कहता वह सच होने लगता। धीरे धीरे वह पूरे शहर में मशहूर हो जाता है और एक भविष्य बताने वाले बाबा के रूप में पहचाना जाने लगता है। लोग भविष्य देखने के बदले उसे मोटी रकम देने लगते हैं। यह सब कर्ण पिशाचिनी की वजह से हो रहा था, क्योंकि वही उसे हर इंसान के भविष्य की जानकारी देती थी।
समय के साथ साथ राजेश तेजी से अमीर बनने लगता है और उसका नाम इंदौर, मध्य प्रदेश के अमीर लोगों में गिना जाने लगता है। पैसों का नशा उसके सिर चढ़कर बोलने लगता है और वह अब अपनी पत्नी पूजा तक को लगभग भूल जाता है। हाँ, इतना जरूर था कि वह हर महीने उसे पैसे भेज देता था, लेकिन अब उससे बात न के बराबर होती थी। कई महीने बीत जाते हैं और राजेश सीहोर, मध्य प्रदेश अपने गांव वापस नहीं जाता। उसकी पत्नी पूजा परेशान रहने लगती है क्योंकि इतने लंबे समय से उसका पति घर नहीं आया था और फोन पर भी बात नहीं करता था। पैसे लगात एसमाम पर था एसमाम पर की फिरात को लेकर आ रहे थे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा। लेकिन यही बात पूजा को और ज्यादा बेचैन करने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका पति गलत रास्ते से तो पैसा नहीं कमा रहा। उसे पैसों का लालच बिल्कुल नहीं था उसे तो बस अपना पति चाहिए था। जब भी वह राजेश को फोन करती, उसका नंबर बंद मिलता। आखिरकार परेशान होकर वह राजेश के दोस्त मोहन का नंबर लेती है और उसे फोन करती है। फोन उठाते ही मोहन पूछता है कि कौन बोल रहा है। तब पूजा खुद को पहचानती है और बताती है कि उसे काफी दिनों से राजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा और वह उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित है। यह सुनकर मोहन बताता है कि अब राजेश उससे भी कम ही बात करता है क्योंकि वह अब बड़ा आदमी बन गया है और इंदौर में एक बड़े घर में रहता है। मोहन यह भी कहता है कि उसे हैरानी है कि राजेश ने यह सब बातें उसे नहीं बताईं। पूजा जवाब देती है कि उसे तो बस पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन बात नहीं होती, इसलिए उसकी चिंता और बढ़ गई है। तब मोहन उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह शहर आ जाए, वह खुद उसे राजेश के घर ले जाएगा। अगले दिन पूजा शहर के लिए निकलती है और वहां पहुंचने पर मोहन उसे लेकर राजेश के घर पहुंचता है। दरवाजे की बेल बजाने पर जब राजेश दरवाजा खोलता है और सामने अपनी पत्नी को देखता है तो वह अंदर से घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि उस घर में उसकी पत्नी के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन मोहन मजाक में कहता है कि क्या वह उसे अंदर भी बुलाएगा या बाहर ही खड़ा रखेगा। मजबूरी में राजेश उन्हें अंदर बुला लेता है। पूजा रोते हुए उससे शिकायत करती है कि उसने उसे बिल्कुल भुला दिया है, लेकिन राजेश किसी तरह बहाना बनाकर उसे शांत कर देता है। घर की भव्यता देखकर पूजा और मोहन दोनों हैरान रह जाते हैं। मोहन खुशी खुशी कहता है कि आखिर राजेश का सपना सच हो गया और वह सच में अमीर बन गया। लेकिन जैसे ही मोहन भगवान का नाम लेता है, राजेश उसे सख्ती से चुप करा देता है और कहता है कि इस घर में दोबारा यह नाम न लिया जाए। यह सुनकर मोहन को अजीब लगता है, लेकिन वह बात टाल देता है। कुछ देर बाद मोहन जाने लगता है और राजेश उसे जबरदस्ती कुछ पैसे देता है। पत्नी पूरे घर को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि इतना बड़ा और सुंदर घर होने के बावजूद यहाँ भगवान की न तो कोई तस्वीर है और न ही कोई मंदिर। वहाँ किसी और शक्ति की जगह नहीं होती। उस घर के भीतर भगवान से जुड़ी किसी भी वस्तु को रखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। अमित अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने भगवान की कोई मूर्ति, तस्वीर या पूजा से जुड़ी कोई भी चीज उस घर में रख दी तो करण पिशाचिनी के साथ किया गया उसका एक वचन तुरंत टूट जाएगा और उस वचन के टूटते ही उसकी जान सीधा खतरे में पड़ सकती थी। यही कारण था कि अमित ने पूरे घर को पूरी तरह खाली और साधारण बना रखा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ ही देर में रात गहराने लगी। अमित और पूजा ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही पूजा अमित के कमरे में उसके साथ सोने के लिए जाने लगी, तभी अमित ने उसे सख्त लहजे में रोक दिया और कहा कि वह आज दूसरे कमरे में सोए। अमित की यह बात सुनकर पूजा को बहुत अजीब लगा और उसने हैरानी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। पूजा की बात सुनते ही अमित झुंझला गया और गुस्से में बोला कि उसने जो कहा है वही करो और बिना कोई सवाल किए दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। इतना कहकर अमित अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अमित के इस व्यवहार से पूजा का दिल बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद काम के तनाव की वजह से वह चिड़चिड़ा हो गया होगा। इसी सोच के साथ पूजा ने उन बातों को नजरअंदाज किया और दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह होते ही अमित के घर, जो सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित था, कई लोग आने लगे। अमित एक कुर्सी पर बैठा हुआ उन सबका भविष्य देखने लगा। यह सब देखकर पूजा को बहुत अजीब महसूस हुआ। वह अपने ही पति को पहचान नहीं पा रही थी। अमित एक एक करके लोगों के हाथ देखता,
उनके जीवन की बातें बताता और फिर उनसे पैसे लेता। पूजा यह सब चुपचाप देख रही थी और उसके दिमाग में लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में उसके पति को भविष्य दिखाई देता है, और अगर ऐसा है तो उसने कभी उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया जब सभी लोग वहां से चले गए। तब पूजा ने हिम्मत जुटाकर अमित से पूछा कि क्या वह सच में लोगों का भविष्य देख सकता है। पूजा की यह बात सुनकर अमित ने ठंडे और बेरुखे अंदाज में कहा कि इससे उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए और उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। इतना कहकर अमित घर से बाहर निकल गया। अमित की इस बेरुखी से पूजा और भी ज्यादा परेशान हो गई और वह सोचने लगी कि जब से वह इंदौर से यहाँ आई है तब से अमित उससे इस तरह अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। असल में अमित जानबूझकर पूजा से दूरी बना रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पूजा किसी भी खतरे में पड़े। उसे डर था कि अगर उसने पूजा के प्रति जरा भी ज्यादा अपनापन दिखाया तो करण पिशाचिनी को यह बात पसंद नहीं आएगी और वह पूजा की जान ले सकती है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रोज लोग आते, अमित उनका भविष्य बताता और पैसे लेकर उन्हें वापस भेज देता। धीरे धीरे अमित को इस सब में मजा आने लगा और उसे खुद पर घमंड होने लगा। पैसों और ताकत के नशे में वह खुद को किसी साधारण इंसान से ऊपर समझने लगा। उसे लगने लगा कि वह सब कुछ अपने दम पर कर रहा है और करण पिशाचिनी तो बस उसकी एक दासी है जिसे वह जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कहा जाता है कि इंसान का घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। एक दिन जब अमित रोज की तरह लोगों का भविष्य देख रहा था तभी एक आदमी ने उससे अपने आने वाले समय के बारे में पूछा। उसी पल करण पिशाचिनी अमित के कान में कुछ फुसफुसाने लगी, लेकिन इस बार अमित ने उसे अनसुना कर दिया और अपने हाथ के इशारे से खुद ही भविष्यवाणी करने लगा। यह पहली बार था जब अमित ने करण पिशाचिनी की बात को नजरअंदाज किया था। इस गलती से करण पिशाचिनी भयानक रूप से क्रोधित हो गई और जोरदार चीख के साथ बोली कि अमित ने उसका पहला वचन तोड़ दिया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। यह आवाज सिर्फ अमित ही सुन सकता था। वहां मौजूद किसी और व्यक्ति को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अमित की हालत खराब हो गई और वह डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत सभी लोगों को वहां से भेज दिया और खुद घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर अमित को एहसास हुआ कि पैसों के लालच में उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उसी बेचैनी में वह शाम तक बाहर भटकता रहा और फिर नशे की हालत में घर लौट आया। पूजा जब उसे इस हालत में देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि अमित ने पहले कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। पूजा उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले जाती है और बिस्तर पर सुलाकर वापस जाने लगती है। तभी अमित नशे में उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। होश में ना होने के कारण अमित उस रात अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है बिना यह जाने कि उसने करण पिशाचिनी का दूसरा वचन भी तोड़ दिया है। सुबह जब अमित की आंख खुलती है और वह अपने पास पूजा को सोता हुआ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी पल उसे करण पिशाचिनी की भयानक चीख सुनाई देती है जो कहती है कि उसने दूसरा वचन भी तोड़ दिया है और अब सजा तय है। घबराया हुआ अमित उठकर बाहर लॉबी में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है कि उसने नशा क्यों किया। दिन किसी तरह गुजर जाता है और रात होते ही अमित खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और पूजा को सख्त हिदायत देता है कि वह उससे दूर रहे और उसके कमरे में आने की कोशिश भी न करे। पूजा इस अजीब व्यवहार से पूरी तरह टूट चुकी थी लेकिन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अमित कुछ देर सोचता रहता है और फिर नींद में चला जाता है बिना यह जाने कि अब उसकी असली परेशानी शुरू होने वाली है। जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कहा जाता है कि इंसान का घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। एक दिन जब अमित रोज की तरह लोगों का भविष्य देख रहा था तभी एक आदमी ने उससे अपने आने वाले समय के बारे में पूछा। उसी पल करण पिशाचिनी अमित के कान में कुछ फुसफुसाने लगी, लेकिन इस बार अमित ने उसे अनसुना कर दिया और अपने हाथ के इशारे से खुद ही भविष्यवाणी करने लगा। ये पहली बार था जब अमित ने करण पिशाचिनी की बात को नजरअंदाज किया था। इस गलती से करण पिशाचिनी भयानक रूप से क्रोधित हो गई कि अमित ने उसका पहला वचन तोड़ दिया थे और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ये आवाज सिर्फ अमित ही सुन सकता था। वहां मौजूद किसी और व्यक्ति को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अमित की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत सभी लोगों को वहां से भेज दिया और खुद घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर अमित को एहसास हुआ कि पैसों के लालच में उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है।
उसी बेचैनी में वो शाम तक बाहर भटकता रहा और फिर नशे की हालत में घर लौट आया। पूजा जब उसे इस हालत में देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि अमित ने पहले कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। पूजा उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले जाती है और बिस्तर पर सुलाकर वापस जाने लगती है। तभी अमित नशे में उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। होश में ना होने के कारण अमित उस रात अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, इस बिना ये जाने कि उसने करण पिशाचिनी का दूसरा वचन भी तोड़ दिया है। सुबह जब अमित की आंख खुलती है और वो अपने पास पूजा को सोता हुआ देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी पल उसे करण पिशाचिनी की भयानक चीख सुनाई देती है, जो कहती है कि उसने दूसरा वचन भी तोड़ दिया है और अब सजा तय है। घबराया हुआ अमित उठकर बाहर लॉबी में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है कि उसने नशा क्यों किया। दिन किसी तरह गुजर जाता है और रात होते ही अमित खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और पूजा को सख्त हिदायत देता है कि वो उससे दूर रहे और उसके कमरे में आने की कोशिश भी न करे। पूजा इस अजीब व्यवहार से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अमित कुछ देर सोचता रहता है और फिर नींद में चला जाता है, बिना ये